24 साल की महिला दरोगा जिसका नाम होता है खुशबू और वह ड्यूटी से थक हार करके शाम को शराब पीती है और शराब के नशे में धुत होकर के अपने घर पर पहुंचती है। घर जाकर उसका जो भतीजा होता है 17 साल का यानी कि जेठानी का लड़का, वह अंदर से दरवाज़ा खोलता है। वह नशे में धुत थी तो वह उसको पकड़कर उसके कमरे में लेटा देता है। और उसके बाद दोस्तों जो खुशबू होती है वह दरवाज़ा लगाना भूल जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है। जैसे वह ड्रेस चेंज कर रही थी तो 17 साल का जो भतीजा था जेठानी का लड़का, वह सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था। उसका रोम रोम खड़ा हो रहा था। और उसके बाद दोस्तों जैसे वह खुशबू कपड़ा बदल रही थी, शरीर पर एक भी तन पर तार नहीं था, तो उसकी नज़र एकदम से भतीजे पर पड़ जाती है। और जैसे भतीजा देखता है कि भाई चाची ने देख लिया है तो वह भाग करके अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो खुशबू होती है वह मुस्कुराती है और फिर बिना कपड़ों के ही अपने उस भतीजे के कमरे में चली जाती है। और फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र होता है। कमरा अंदर से बंद कर दिया जाता है और फिर सुबह ही वह दोनों निकलते हैं। आखिर क्या हुआ था उनके बीच और पीछे क्या अंजाम होता है इस घटना का, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे दोस्तों। बड़ी ही विचित्र सी कहानी है और लास्ट में आपको भी लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है दुनियादारी के अंदर, तो पूरी कहानी देखिएगा ज़रूर। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है छत्तीसगढ़ के एक शहर के अंदर, जहाँ पर एक खुशबू नाम की औरत जिसकी उम्र होती है 24 साल, 2 साल पहले उसकी शादी हुई है और वह खुशबू जो है पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा है। उसके पति का नाम होता है सुमेर जो कि 26 साल का है और सुमेर भी बैंक के अंदर मैनेजर है। अब तो दोनों पति पत्नी खुश हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों ही ने शहर में एक घर लिया हुआ है किराए का, वहाँ पर रहते हैं और वहीं से अपनी अपनी ड्यूटी किया करते हैं। मगर दोस्तों जो सुमेर की पत्नी होती है, सुमेर अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखा करता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरी पत्नी बाहर जाती है और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है, कहीं इसका कहीं कोई चक्कर ना हो जाए। लेकिन वह कहता नहीं है, बस नज़र रखता है और ध्यान रखता है अपनी पत्नी के ऊपर। अब 2 साल हो चुके थे और इनको बच्चे नहीं होते हैं। दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो पत्नी कहती है कि चलो ऐसा करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखाते हैं क्या कमी है। तो दोनों ही पति पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जैसे ही चेकअप करता है इसकी पत्नी का, तो डॉक्टर एकदम से कहता है कि भाई जो सुमेर है यानी कि जो पति है उसके बस का नहीं है, उसको बच्चे कभी भी पैदा नहीं होंगे क्योंकि उसके अंदर वो जीन ही नहीं है जिनसे बच्चा पैदा हो सके। अब तो यह बात जब उस सुमेर के सामने और उसकी पत्नी के सामने कही जाती है, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपने घर आ जाते हैं। घर आकर के रोते हैं कि हमें तो अब बच्चा होंगे ही नहीं, कैसे ज़िंदगी कटेगी। लेकिन दोस्तों पत्नी की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वह चाहती थी कि वह कोई बच्चा खिलाए, उसके अपने बच्चे हों, उनका पालन पोषण करे और अच्छा उनको शिक्षा दे और अच्छी पोस्ट पर लगाए। लेकिन अब सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं इन दोनों पति पत्नी के। अब दोस्तों धीरे धीरे समय यूं ही गुजरने लगता है। रहना तो दोनों को साथ में ही था। अब जो सुमेर होता है उसका ट्रांसफ़र दिल्ली की ब्रांच में हो जाता है। अब सुमेर को दिल्ली जाना था और उसकी पत्नी की ड्यूटी वहीं पर थी। तो अब वह अपनी पत्नी से कहता है कि क्या करूं, कैसे करूं, तुम क्या रह पाओगी मेरे बगैर। पत्नी कहती है देखिए जी, ड्यूटी का मामला है, इसमें रहना और ना रहना तो कोई सवाल ही नहीं होता है। मैं यहाँ पर रह लूँगी, तुम जाओ ड्यूटी करो, क्योंकि नौकरी है, नौकरी कोई छोड़ी थोड़ी जाएगी। और उसके बाद जो सुमेर होता है अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके और वह दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली वह ड्यूटी तो कर रहा था लेकिन उसकी नज़र अपनी पत्नी के तरफ ही रहा करती। उसका सारा ध्यान, सारा दिमाग पत्नी के ऊपर लगा रहा करता कि अब कैसी होगी, कहाँ जा रही होगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि पत्नी वहाँ पर अकेली है, क्यों ना उसके पास अपने बड़े भाई का लड़का जो 17 साल का है जिसका नाम अरुण है उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाए। बहुत सीधा लड़का है, वह वहाँ पर अपनी चाची के पास रहेगा तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब यह जो लड़का होता सुमेर, यह अपने बड़े भाई के पास गाँव में फ़ोन करता है क्योंकि यह गाँव के रहने वाले थे और अपने बड़े भाई को सारी बातें बता देता है कि देखो खुशबू तो है अकेली और मैं यहाँ पर ड्यूटी, मेरी जॉब यहाँ पर आ गई है, तो अकेली क्या क्या करेगी, कैसे रहेगी। ऐसा करो
करो बड़े भैया, तुम अपने लड़के अरुण को वहाँ पर भेज दो और वहीं पर उसका एडमिशन अच्छे से स्कूल में करवा देंगे और वहीं पर पढ़ाई लिखाई कर लेगा। फिर उसके बाद जब मेरा कभी ट्रांसफ़र होगा तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब तो उसका बड़ा भाई, जिसको कोई ऐतराज़ नहीं था, गाँव के अंदर ये सभी अभी सामलात रहा करते थे, एक जगह ही चूल्हा था। तो अब दोस्तों गांव से जो बड़े भाई का लड़का होता है अरुण, जिसकी उम्र होती है 17 साल, वह अब शहर की ओर रवाना हो जाता है। और जैसे दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी चाची खुशबू दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही खुशबू देखती है कि भाई अरुण अब बड़ा हो रहा है, काफ़ी दिन पहले देखा था, आजा बेटा अंदर आजा, इस तरह से बुला करके उसको चाय वगैरह पिलाती और उसका अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देती है। और अब तो यह जो लड़का है अरुण स्कूल जाया करता और शाम को आकर के खूब टीवी वगैरह देखा करता, उसके भी मज़े आ रहे थे, क्योंकि घर में तो माँ बाप ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखते थे कि पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन यहाँ तो चाची तो पूरे दिन भर बाहर रहती है और शाम को आती है और आकर के थकी सो जाती है। तो उसको कोई रोकने टोकने वाला ऐसा नहीं था कि भाई ज़्यादा टीवी मत देख, ज़्यादा वीडियो गेम मत खेल, तो मज़े से उसका समय वहाँ पर गुजर रहा होता है। अब यहाँ पर जो खुशबू होती है, बिना पति के उसको रातें अकेली अकेली सी लगने लगती हैं। वो करे तो करे क्या, पति तो दूर है और ऊपर से बच्चा भी कोई नहीं होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि मुझे बच्चा भी नहीं होगा, पति भी दूर रहता है, बताओ मेरी ज़िंदगी है क्या जहन्नुम है। अब तो दोस्तों वह शराब पी करके गम को भुलाने लगती है और शराब अब इतनी पीने लगती है कि वह शराब की आदी हो जाती है और रोज़ रोज़ अब बाहर शराब पी करके घर में आया करती थी। दोस्तों कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आगे पूरी ज़रूर सुनिएगा। अब वही किस्सा होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। खुशबू शराब के नशे में धुत होकर के अपने घर पहुंचती है, भतीजा दरवाज़ा खोलता है, खुशबू अपने कमरे में कपड़े बदलने लगती है और गेट लगाना भूल जाती है, तो उसको निर्वस्त्र हालत में उसका भतीजा अरुण देख लेता है और एकदम से जब उसकी नज़र अरुण पर पड़ती है तो अरुण भाग करके अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन अब खुशबू के मन में पता नहीं क्या विचार उठता है, बिना कपड़ों के ही वह अब अपने भतीजे अरुण के कमरे में जाती है और जा करके उसके बिस्तर पर लेट जाती है। भतीजे की सांसें लंबी लंबी चल रही थी, पता नहीं उसको क्या हो रहा था। और उसके बाद वह उससे कहती है कि देख अरुण, किसी को क्या पता चलेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम देखते हैं कुछ करते हैं। अरुण चुपचाप था, शायद हो सकता अरुण के मन में भी कुछ उठ रहा हो उबाल। और उसके बाद दोस्तों उसी कमरे के अंदर रात भर यहाँ पर घमासान युद्ध उन दोनों के बीच में चलता है। पूरी रात गुजर जाती है, सुबह दोनों बड़े खुश थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और अब तो यह सिलसिला रोज रोज का होने लगा था। जो चाची होती है उसने अपना बेडरूम भतीजे के कमरे को ही बना लिया था। पति पत्नी की तरह दोनों वहीं पर रहे थे और आराम से एंजॉयमेंट जिंदगी के ले रहे थे। जो पति होता है सुमेर, वह महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में वहाँ पर आ जाया करता, 1-2 दिन रुका करता और उसके बाद वहाँ से चला जाया करता है। इसी तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने जैसे गुजरते हैं तो अब सुमेर अपने घर पर 10-12 दिन के लिए आया था, आकर के रुक जाता है। पति पत्नी खुश थे, साथ में भतीजा भी था। अब दोस्तों एक दिन की बात होती है, जो पत्नी खुशबू होती है उसको उल्टियाँ लगती हैं। अब जब उसको उल्टियाँ लगती हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। तो जो उसका पति होता है और जिसका नाम होता है सुमेर, वह उसको हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर जब उसकी उल्टियों का कारण पता चलता है, उसका चेकअप होता है, तो पता चलता है जो डॉक्टरनी होती है अंदर से मुस्कुराती हुई बाहर आती है और कहती है कि सुमेर जी आप बाप बनने वाले हो, आपकी पत्नी के पेट में बच्चा है 4 महीने का। अब डॉक्टरनी को क्या पता था यहाँ पे मामला क्या चल रहा है, क्योंकि सुमेर को तो बच्चा पैदा हो ही नहीं सकते। सुमेर यह बात जैसे ही सुनता है तो उसके शरीर का पानी बन जाता है। दोस्तों वहाँ तो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है, अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है और घर आकर फिर यहाँ पर होता है झगड़ा कि मुझे बताओ तुमने किसके साथ रातें रंगीन की हैं। दोनों के बीच में घमासान जब होता है तो अपनी पत्नी को वह पीटने लगता है। अड़ोसी पड़ोसी जो वहाँ पर और किराएदार रह रहे थे वो वहाँ पर आ जाते हैं, पूछते हैं क्यों मार रहे हो, तो वहाँ पर वह गुस्से में आकर बता देता है कि इसके पेट में बच्चा है और मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पड़ोसी अड़ोसी जो थे वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं मन ही मन में कि हमें तो पता था ये भतीजा यहाँ पर रहता है, इसी ने कुछ ना कुछ कवाड़ा किया होगा। तो उसके बाद दोस्तों वह बता ही देती है खुशबू कि तुम्हारे भतीजे अरुण के साथ मेरे संबंध थे और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों वह गुस्से में बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाता है और अब वह अपनी पत्नी और अपने भतीजे को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सीधा अपने गांव पहुंच जाता है
और गांव जाने के बाद अपने बड़े भाई से और अपने पिता से और अपनी माँ से सबको एकत्रित करता है इकट्ठा एक घर के अंदर, और चुपचाप उनके बीच में बैठ करके कहता है कि बाबा मैं बर्बाद हो गया। पिताजी कहते क्या हुआ, तू बर्बाद कैसे हो गया, अच्छा तो काम चल रहा है तेरा, पत्नी भी जॉब करती, तू भी जॉब करता है, पैसे की कोई कमी हो तो बताओ हम दे दें। लेकिन वह कहता नहीं बाबा वो बात नहीं है। वहीं पर पत्नी बैठी हुई थी, वहीं पर भतीजा बैठा हुआ था और वहीं पर बड़ा भाई बैठा हुआ था जिसका वह लड़का था, जिसका नाम था अरुण। अब तो जो पति होता है वह कहता है कि मैंने चेकअप कराया था और मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, डॉक्टरों ने बताया था, और मैं अपने घर पर जब अरुण को रख कर गया हूं तो उसके बाद 6 महीने के बाद मेरी पत्नी 4 महीने की गर्भवती है, और जब मैंने इसे पीटा तो इसने बताया मेरे पेट में बच्चा अरुण का है। अब यह बात सुनने के बाद पहले तो जो घर वाले होते हैं सकपका जाते हैं और एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं कि जोर से मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, चुपचाप बताओ जो भी कुछ करना है। अब तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर खुशबू जो होती है वह पाँव पकड़कर रोने लगती है और कहने लगती है कि हमें बच्चा नहीं होगा और अब हमारा बच्चा ये हो जाएगा और मुझे माफ़ कर दो, मैं बिना बच्चे के नहीं रह सकती। दोस्तों यह इस बातों को कह करके वो जो लड़की होती है खुशबू रोने लगती है और कहती है कि अब मैं जाऊँगी तो जाऊँ कहाँ, तो मैं छोड़ भी नहीं सकती और बच्चे के बगैर रह नहीं सकती, मुझे माफ़ कर दो, जैसे भी हो इस बच्चे को रख लेते हैं। अब तो जो घर वाले होते हैं उन्होंने सब कुछ सुनकर अब यहाँ पर जो पिता होता है सोच समझकर फिर यहाँ पर पिता और बड़ा भाई यही फैसला लेते हैं कि भाई देखो बच्चे को पैदा होने दो, बच्चे को जन्म लेने दो और बाहर किसी को हम बताएंगे नहीं, इसको जन्म लेने दो। तुम्हें बच्चे नहीं होते हैं, बिना औलाद के तो अच्छा है कि ये औलाद रहेगी और घर का ही तो बच्चा है, कहीं और से थोड़े लेकर आई है। अब उसके बाद यह बात सुन करके सुमेर एकदम से झट से बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप ये बात कर क्या रहे हो। अब उसके बाद जो पिता होता है उसके सामने बैठा था गुस्से में आकर सुमेर के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि बेवकूफ़, तुझे तो बच्चा हो नहीं सकता और कुछ समय के बाद तेरी और हमारी कितनी बदनामी होगी गांव के अंदर। लोग कहेंगे कि ये नपुंसक है, ये किसी काम का नहीं है, और अब जब ये बच्चा हमारे पास हो जाएगा तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी और साथ में हमारे परिवार की भी बेइज्जती नहीं होगी, और इस बच्चे को हो जाने दो, कहीं बाहर का बच्चा नहीं है। इतने में खुशबू बोली, हम इसी बच्चे को अपना लेंगे और इसी से ज़िंदगी काट लेंगे, आप मुझे माफ़ कर दो, इस बच्चे को हो जाने दो। और उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर अब जो है जो लड़का था सुमेर वह करता भी तो करता क्या, माँ बाप ने सख्त हिदायत दे दी थी कि यह बात हम कोई भी किसी को नहीं बताएगा, ये बात चुप रहेगी और इस बच्चे को होने दो, इससे तुम्हारा वंश चल जाएगा। अब तो जो यह सुमेर होता है अब ये चुप लगा जाता है, करता भी तो करता क्या, घर वालों का सबका डिसीजन यही था। पत्नी बार बार पाँव में पड़ रही थी कि अब मुझे जो हुआ माफ़ कर दो, अब के बाद ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन इस बच्चे को हो जाने दो, मैं बच्चा खिलाना चाहती हूँ, मुझे बच्चे की चाहत है। मैं रात दिन यही सोच करके टेंशन में होकर शराब भी पीने लगी थी, और जिससे कि मतलब मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो इस टेंशन में अभी बच्चा हो रहा है, इसे होने दो। अब तो यह सुमेर मजबूर हो जाता है, क्योंकि समझदार इंसान था, वरना बेवकूफ़ सा होता या फिर कोई ज़्यादा हाथ का चलता होता तो पत्नी की हत्या ही कर देता है इन मौके पर। लेकिन अब सुमेर चुप पड़ जाता, वह भी कहीं ना कहीं अंतर्मन में यह जान चुका था कि तुझे तो बच्चे होंगे नहीं और एक बच्चा हमारे आंगन में आ रहा है तो इसको आने दो। यहाँ पर यह भी समझदारी की बात को समझ जाता है और उसके बाद बात आई गई हो जाती है और ये अपनी ज़िंदगी में फिर से लौट जाते हैं। कुछ समय के बाद बच्चा पैदा होता है और बच्चे को देख करके पत्नी खुशबू बहुत ही खुश होती है, पति को बार बार धन्यवाद देती है कि मैं आज के बाद ऐसा कोई किस्सा तुम सुन मत लेना मेरा, मैं ऐसा कभी करूँगी ही नहीं, सिर्फ ये बच्चे की चाहत थी जो मैंने ये कदम उठा लिया। और उसके बाद दोस्तों अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने ताऊ के लड़के को भैया भैया कहकर बुलाता है, तो ताऊ का लड़का भी थोड़ा जवान हो चुका है, वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा जाता है और उसको खूब खिलाता है। तो इस तरह से इस परिवार ने अपनी जो ये बात थी इसको दबा करके अच्छा किया या बुरा किया, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। और ये बात लीक कैसे हुई दोस्तों, ये बात जो वहाँ पर किराएदार रहते थे जिनको चिल्ला चिल्लाकर इन्होंने बता दिया था कि इसके पेट में बच्चा है, किसका है पता नहीं, इस लड़के का है, तो अब दोस्तों उन लोगों में से ये बात बाहर चलती है। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई नाम मत लेना किसी भी फैमिली के इंसान का, तो यहाँ पर ये जितने भी नाम हैं ये उनके बदले हुए नाम हैं और प्रॉपर मैंने एड्रेस भी नहीं बताया है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी अच्छे से कट रही है तो कटने दें, हमें क्या लेना देना उससे। तो दोस्तों इस तरह से यह वाकया यहाँ पर होता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वह जब दोबारा किराए पर गए थे तो वहाँ पर नहीं गए थे, वह दूसरी जगह पर किराए पर जाकर रह रहे होते हैं। दोस्तों कई बार समाज के अंदर ऐसा देखा जाता है
कुछ कहानियाँ ऐसी रह जाती हैं, मान के चलो पति पर बच्चा नहीं हो रहा है तो जो पत्नी होती है, एक हमारे वेद ग्रंथों में भी एक कहावत थी, पता नहीं उसकी रिवाज को मैं जानता तो नहीं हूँ, जैसे पांडु और जो पांडव हुए थे वो भी तो इसी तरह से हुए थे। मतलब पहले ऐसी रिवाज थी कि अगर बच्चा पति से नहीं हो रहा है तो अपने घर में से देवर या जेठ या किसी को जो अपना सगा हो उससे अगर धर्मपूर्वक रहकर बच्चा पैदा किया जाए तो वो अपना ही माना जाता है, उस पर उस आदमी का अधिकार नहीं होता जिससे बच्चा पैदा किया है। आपने महाभारत के अंदर देखा होगा जो बच्चे पैदा धृतराष्ट्र पैदा हुए थे, पांडु पैदा हुए थे, ये अलग ही सिस्टम था इनका, आपको शायद पता होगा। और द्रौपदी के भी जो 5 बच्चे हुए थे, कोई सूर्यपुत्र था, कोई पता नहीं कौन था, इस तरह से भीम अलग था, इस तरह से वहाँ पर ये हुए थे। तो उस समय तो इस चीज़ को एक प्रथा माना जाता था, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं और यहाँ पर तो आजकल खून खराबे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी से लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, परिवार वालों ने सोच समझ करके इस समस्या को सुलझा लिया, वरना तो खून खराबा हो सकता था इस कहानी के अंदर। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा, और जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। इस कहानी से कुछ ऐसा लगा ना जैसे कि भाई एक अलग ही प्रकार की कहानी है। मैंने भी जब सुनी थी, जिसने मुझे बताई थी, तो मुझे भी थोड़ा अचंभा सा हुआ था कि यार ऐसा भी हो जाता है क्या, घर वाले ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या। लेकिन उनकी मजबूरी थी शायद, या फिर वो अपनी बदनामी और ज़्यादा नहीं होने देना चाहते थे, शायद इसलिए हुआ हो। तो जो भी हो, अब मैं नाम लेता हूँ आप लोगों के जो मेरे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद दुर्योधन भाई हैं, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं, और उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल हैं जो कि कमेंट करते हैं, विष्णु दत्त कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं पंकज कुमार, हेलो भाई कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब जी। संजय कुमार बैरवा कमेंट करते हैं, देवलिया खाला जिला अजमेर राज से, और राम गुसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, और पूर्ण पत्रा कमेंट करते हैं, और जुगराज निषाद कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ संजय कुमार बैरवा दोबारा से, और हमारे साथ जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, संजीव कुमार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं हमारे वीडियोज़ पर। और जिस भाई का नाम नहीं लिया मैंने, सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम ले लिया उसका अगले वीडियो में ज़रूर नाम लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।